वेलकम स्टूडेंट। देखिए आज हम क्लास 10th का एक लेसन है सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डू वर्क। किसी भी काम को करने की एबिलिटी या कैपेसिटी क्या है? एनर्जी है। कोई भी काम हो, किस उसके लिए जो भी एबिलिटी या कैपेसिटी है उसको हम एनर्जी कहेंगे। अब सोर्स ऑफ एनर्जी, जो लेसन का नेम ही है, ए सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ वन विच कैन प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसी भी काम को करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो एनर्जी जहाँ से हमें प्रोवाइड होती है उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल दोज सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस कंटिन्यूसली इन द नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टिबल, यानी कि अनलिमिटेड। ऐसी एनर्जी, ऐसी सोर्स, एनर्जी का ऐसा सोर्स जो कंटिन्यू हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता रहे विदाउट एनी लिमिट, जो कि अगर हम अर्थ के ऊपर बात करें तो जो अनलिमिटेड अमाउंट में जो एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स है, उसको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। इसको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। और एग्जांपल वुड, बायोगैस, विंड, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दोज सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव accumulate in nature over a very long time and cannot be quickly replaced when exhausted या फिर limited are called non renewable source of energy। मीन्स ऐसा एनर्जी का सोर्स जो एक्यूमुलेट, यानी कि जिसको दोबारा पूरा होने में, दोबारा से उसको रिप्लेस होने में बहुत ही लंबा समय लगता है, उसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। और या फिर हम कहें जो अर्थ के ऊपर एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है उसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसको रिन्यू होने में टाइम लगता है। और इसको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, परंपरागत जो है ऊर्जा का स्रोत। ये एग्जाम्पल है कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये क्या है? लिमिटेड अमाउंट में है और इसको बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रिन्यू होने में। ओके, अच्छा। उसके बाद देखिए, एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी, एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या क्या हैं? विच इज़ चीप एंड ईजी अवेलेबल, जो एनर्जी हमें आसानी से मिल जाए और सस्ती हो। ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, आसान, उसका स्टोर करना भी आसान हो और ट्रांसपोर्ट भी आसान हो। सेफ़ टू हैंडल एंड यूज़, जिसको यूज़ करना भी सेफ़ हो और इजी हो, और जो पोल्यूशन ना करे। ये अगर किसी में क्वालिटी है तो हम कह सकते हैं वो एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब फ्यूल क्या है? फ्यूल देखिए, द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। फ्यूल क्या है? वो मटेरियल है जिसको जलाने पर हमें हीट एनर्जी मिलती है, वो क्या है? फ्यूल है। कोई भी चीज़ हो जिसको जलाने पर अगर हमें हीट मिल रही है वो क्या है? फ्यूल है। जैसे वुड, कोयल, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या है? फ्यूल ही है। अब क्लोरोफिक वैल्यू क्या आती है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ ए फ्यूल कम्प्लीटली। 1 ग्राम फ्यूल को जब हम कम्प्लीटली बर्न करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, वो 1 ग्राम फ्यूल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। और कैलोरीफिक वैल्यू की जो है उसकी ऐसा यूनिट क्या है? किलो जूल पर किलो ग्राम या पर ग्राम। किलो जूल पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम में कितने किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? देखिए, द मिनिमम टेम्परेचर टू विच ए फ्यूल मस्ट बी हीटेड सो डैट इट मे कैच फायर, कि वो मिनिमम टेम्परेचर जो किसी भी फ्यूल को ज़रूरी है उसको हीट, हम उतनी हीट प्रोवाइड करवाए कि वो क्या हो जाए? आग को पकड़ ले या वो जलना स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट बर्निंग। वो मिनिमम टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर होगा। अब देखिए, कुछ फ्यूल है उनके क्लोरोफिक वैल्यू है।
काउ डंग 6 to 8 kJ/g। उसके बाद डीजल की देखें तो डीजल 45 kJ/g, कोयल 25 to 30 kJ, वुड 17 kJ, कैरोसिन 48 kJ, पेट्रोल 50 kJ, उसके बाद एलपीजी 50 kJ और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन 150 kJ/g। इट मीन्स जिसकी क्लोरोफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे बेस्ट फ्यूल होगा। क्यों? क्योंकि कम फ्यूल में हमें ज़्यादा हीट मिल रही है तो 1 ग्राम में यहाँ पे 150 जूल मिल रहा है और यहाँ पे 1 ग्राम में हमें 6 to 8 जूल मिल रहा है। तो सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा होगा? जिसकी क्लोरोफिक वैल्यू हाई होगी। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए आइडियल फ्यूल। किसी भी फ्यूल को हम आइडियल फ्यूल कब कहेंगे, उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे तब कहेंगे। आइडियल मीन्स आदर्श, सबसे बेस्ट। उसके बाद है इसका क्या है, फर्स्ट देखिए हाई क्लोरोफिक वैल्यू। अभी बताया जिसकी क्लोरोफिक वैल्यू हाई होगी वो सबसे बेस्ट फ्यूल होगा। इट शुड बी इजी अवेलेबल ऑन अर्थ, आसानी से जो अर्थ के ऊपर मिल जाए। चीप इन कॉस्ट, लो इग्निशन टेम्परेचर। अब क्लोरोफिक वैल्यू तो हाई होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। अब देखिए इग्निशन टेम्परेचर लो, अब इन दोनों में क्या है? क्लोरोफिक वैल्यू हाई, इग्निशन टेम्परेचर लो। क्लोरोफिक वैल्यू का मतलब है 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिले वो क्या है? बेस्ट फ्यूल है। अब इग्निशन टेम्परेचर लो क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई भी ईंधन है वो इग्निशन टेम्परेचर क्या है? वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो वो क्या है? इग्निशन टेम्परेचर। तो हम क्या चाहेंगे कि कोई भी फ्यूल जो है वो जल्दी से जल्दी बर्न हो। तो जल्दी से जल्दी बर्न होने का मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर कम से कम हो, तभी वो जल्दी बर्न होगा। तो लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, आसानी से ट्रांसपोर्ट और स्टोर हो। सेफ टू हैंडल एंड यूज़, उसको हैंडल करना और यूज़ करना सेफ हो, इजी हो, और पोल्यूशन ना करे वो। ये आइडियल फ्यूल के कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल देखिए क्या है। फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिकल प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट ब्यूरेड डीप इनसाइड द अर्थ मिलियंस ऑफ द ईयर्स एगो ड्यू टू द सम नेचुरल प्रोसेस। ये क्या है कि कोई भी प्री हिस्टोरिक प्लांट या एनिमल्स, कोई भी पुराने टाइम में जो एनिमल थे या प्लांट्स थे वो क्या हो गए? वो ब्यूरिड हो गए, यानी कि दफन हो गए हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ के अंदर दफन हो गए। और जो मिलियंस ईयर्स पहले, और ड्यू टू सम नेचुरल फिनोमिना, किसके कारण? किसी भी नेचुरल फिनोमिना के कारण, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या किसी भी कारण से वो दब गए हैं, दफन हो गए हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब वो दफन हो गए तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी। केमिकल इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हीट एंड बैक्टीरिया कन्वर्ट द ब्यूरिड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल इनटू द फॉसिल फ्यूल। जो उसके अंदर बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, और हाई हीट और हाई प्रेशर के कारण क्या है वहाँ पर क्या है, जो ये रिमेनिंग पार्ट था उनका वो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि कोयल एंड पेट्रोलियम। इस तरह से फॉसिल फ्यूल बनते हैं। अब कोयल क्या है? कोयल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। कोयल क्या है? एक कंपाउंड ऑफ कार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड सम फ्यू कार्बन फ्री कार्बन्स, और कुछ इसमें फ्री कार्बन्स होते हैं। इनका एक कंपाउंड है। अच्छा, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, थोड़ी सी मात्रा में इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी होती है। आल्सो प्रेजेंट इन कोयल, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। कोक क्या है? व्हेन ए कोयल इज हीटिंग स्ट्रांगली इन द अब्सेंस ऑफ एयर, जब कोयल को जलाया जाता है, अब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है, इट चेंज इनटू कोक, तो वो कोक में चेंज हो जाती है। कोक इज द बेटर फ्यूल देन कोयल, कोक जो है फ्यूल कोयल से अच्छा फ्यूल है। इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड ऑयल बर्निंग, ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता जब इसको जलाया जाता है। अब यूज क्या है कोयल के? कोयल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूल गैसेज, कुछ भी गैसेज जैसे कोयल गैस है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बाद नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बाद कोक बनाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट्स में इसका यूज़ होता है। थर्मल पावर प्लांट आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। एंड यूज
फ्यूल फॉर हीटिंग पर्पज़, जैसे हाउस और इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हीटिंग पर्पज़ के लिए कोयल का यूज़ किया जाता है। अब पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। पेट्रो मीन्स क्या होता है? पेट्रो का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल, तो यानी कि रॉक ऑयल। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी कंपाउंड, बहुत से कंपाउंड होते हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन्स की चैन भी कहा जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर, कुछ और भी होता है जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब कोयल जो जो पेट्रोलियम हमें मिलता है वो क्या है? क्रूड ऑयल की फॉर्म में मिलता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? रिफाइन करना पड़ता है। कच्चे तेल को हमें रिफाइन करना पड़ता है। द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ क्रूड ऑयल इनटू, जो क्रूड ऑयल मिला है, जो कच्चा तेल मिला है, उसको डिफरेंट यूजफुल फ्रैक्शंस में, अलग अलग यूजफुल फ्रैक्शंस में उसको तोड़ा जाता है। यूजफुल सब्सटेंस में उसको तोड़ कर क्या किया जाता है? उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसको रिफाइन किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ये क्या क्या हो सकते हैं इसमें? पेट्रोलियम गैस, जिसको हम नेचुरल गैस कह सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल और फ्यूल गैस, जैसे कि कोयल गैस है, वो सॉरी कोयल गैस इसमें नहीं होगी, इसमें जैसे एलपीजी है, उसके बाद हम कहें सीएनजी है, ये फ्यूल ऑयल हो जाएंगे। ठीक है, फ्यूल गैस में भी चेंज हो जाए। फ्यूल ऑयल और कोई भी हो सकता है, ऑयल ब्लैक ऑयल है, कोई भी है, ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। एलपीजी क्या है? एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि पेट्रोलियम गैस कैन चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। जब पेट्रोलियम गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है तो वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाती है, यानी एलपीजी। और एलपीजी में मेनली ब्यूटेन होता है, मेनली अब एलपीजी में ब्यूटेन होता है, उसके साथ साथ इथेन और प्रोपेन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है एलपीजी के एडवांटेज। एडवांटेज क्या है? हाई क्लोरोफिक वैल्यू है, बर्न विदाउट स्मोक, कोई पोल्यूशन नहीं होता, नीट एंड क्लीन फ्यूल है, कोई पीछे कोई भी ऐश या कोई भी सब्सटेंस नहीं बचता है, स्टोर और ट्रांसपोर्ट इजी है, इजी अवेलेबल है। ये एडवांटेज है एलपीजी की। अब नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली मीथेन, नेचुरल गैस में मेनली मीथेन होता है, जैसे एलपीजी में ब्यूटेन था। स्मॉल क्वांटिटी में इथेन और प्रोपेन होता है। इज़ यूजली फाउंड अंडरग्राउंड नियर ए ऑयल सोर्स, ये कहाँ पे मिलती है? जहाँ पर ऑयल के जो वेल है यानी कुएँ हैं वहाँ पे मिलती है ये, उसके आसपास। सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या है? लिक्विड फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की एक लिक्विड फॉर्म है, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है गैस को, जैसे ही गैस को कंप्रेस करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड फॉर्म में। इसके यूजेज क्या क्या हैं देखिए। इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल में इसका यूज़ किया जाता है, घरों में और इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। थर्मल प्लांट में इसका यूज़ किया जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और एक और भी है, इसको हम व्हीकल्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, सीएनजी का। उसके बाद है एडवांटेजेस क्या हैं? हाई क्लोरोफिक वैल्यू, कोई स्मोक नहीं, पोल्यूशन लेस फ्यूल है, नीट एंड क्लीन फ्यूल है, इजी ट्रांसपोर्ट और इजी अवेलेबल। उसके बाद देखिए अब कुछ पावर प्लांट्स हैं, इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल मीन्स हीट, और पावर प्लांट में जहाँ पावर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन ए थर्मल पावर प्लांट हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग कोयल इज यूज टू बॉयल वाटर टू फॉर्म ए स्टीम। इसमें क्या होता है? यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट में हीट प्रोड्यूस करने के लिए कोयल यूज किया जाता है, और ताकि जो ये वाटर है इस टैंक में, अगर आप ये है, ये क्या है? ये वाटर है, इसको कन्वर्ट किया जाए स्टीम में, इसको कन्वर्ट किया जाता है स्टीम में। द स्टीम एट ए हाई टेम्परेचर द प्रेशर, ये स्टीम क्या होगी? इस पाइप से होते हुए हाई प्रेशर के साथ रोटेटेड द टरबाइन, जो इसके अंदर ये टरबाइन लगी हुई है, ये टरबाइन इसको क्या करेगी? ये रोटेट करेगी, इसको क्या करेगी? ये रोटेट करेगी। इट्स साफ्ट, इसके साथ ये साफ्ट लगी हुई है, ये साफ्ट किससे कनेक्टेड है? विच ड्राइव द जनरेटर, जो जनरेटर से कनेक्टेड है, और जनरेटर को ये क्या करेगी? एक मोशन प्रोवाइड करवाएगी। और आपने जनरेटर में पढ़ा है, जनरेटर में हम मोशन प्रोवाइड करवाते हैं उसको फिजिकली मैकेनिकली, और उसके बाद ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और यहाँ से ये स्टीम क्या है? वापसी यहाँ जाएगी, और ये क्या है?
यहाँ पर वापसी जाकर ये ठंडी हो जाएगी और ये क्या है, यहाँ पर क्या है, वापसी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। नीचे ये फ्यूल, यहाँ बर्नर है, यहाँ पे फ्यूल होता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, फ्यूल कॉस्ट ऑफ थर्मल प्लांट इज रिलेटिवली लो। इसका फ्यूल जो है, क्योंकि कोयल है, कोयल इसमें यूज़ होता है और कोयल इंडिया में मिलता है, ये इसलिए सस्ता है थोड़ा सा। वी कैन प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हीट प्रोड्यूस सिस्टम इज ए सिंपल, एकदम से सिंपल फंक्शन है, ऑपरेटिंग इसकी बहुत ही ईजी है। ओवरऑल सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहें तो हम। इजी मैकेनिज्म, आसान है, इसको मैकेनिज्म भी इसका आसान है, आसानी से ऑपरेट हो जाता है। ईजियर मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट, इसकी मेंटेनेंस भी आसानी से हो जाती है और ना ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। थर्मल पावर प्लांट रिक्वायर्ड कंपेरेटिवली स्मॉल स्पेस, और इसको बनाने के लिए भी, इसको इंस्टॉल करने के लिए भी ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, हर पावर प्लांट के हम एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, हग प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करे क्योंकि यहाँ पे कोयल यूज़ हो रहा है, कोयल क्या है, पोल्यूशन करेगा। ऑक्जेस्टेड गैस हार्म आउटसाइड इन्वायरमेंट, जो इसमें से गैस निकलेंगी वो आउटसाइड, जो उसके आसपास के इन्वायरमेंट को बैड कर देगी, हार्मफुल होगा वो ये। थर्मल इंजन रिक्वायर्ड हग अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल, और इस थर्मल इंजन में क्या है, ज़्यादा लुब्रिकेंट की जरूरत होगी और जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट डिमांड्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, या सॉरी न्यूक्लियर नहीं आएगा ये, यहाँ थर्मल पावर प्लांट डिमांड्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर फॉर कूलिंग पर्पज, इसको ठंडा करने के लिए, जो स्टीम प्रोड्यूस हुई थी उसको ठंडा करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे वाटर की एक्सेसिव अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट देखिए, हाइड्रो मीन्स वाटर पावर प्लांट, जहाँ से वाटर की हेल्प से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। डैम आर कंस्ट्रक्टेड एट ए हाइट टू एब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ वाटर एंड स्टोर इट। डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं एक बड़ी हाइट पे, जो क्या करते हैं, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं और वो उसको स्टोर करते हैं वाटर को। द स्टोर्ड वाटर हैज़ ए पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो चीज़ रुकी हुई होती है, रेस्ट में होती है, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे हमने वाटर को स्टोर कर लिया है, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, और फिर उसके बाद ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। एंड मूव द टर्बाइन, जिसके कारण ये टर्बाइन मूव करती है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे इसको ओपन किया यहाँ से क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन में, और ये यहाँ पे टर्बाइन नीचे जो यहाँ आप देखें, इस टर्बाइन को ये रोटेट करेगी। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। तो टर्बाइन से क्या होगा, ये टर्बाइन जो है, टर्बाइन से ये शाफ्ट है, किसकी, जनरेटर की कनेक्टेड है, और यहाँ से जनरेटर जब मोशन मिलेगा उसको, तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, क्यों, बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर विच स्टोर एट ए एवेटेड हाइट is converted into kinetic energy of flowing water which is turned convert electricity। जिसमें क्या होता है, इसको हम इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मेनली वाटर ही क्या है, पहले पोटेंशियल एनर्जी में था, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यहाँ से देखिए, अगर आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर वाटर जो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में था, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि ये टर्बाइन को रोटेट किया, और ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के थ्रू कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, वंस ए डैम इज कंस्ट्रक्टेड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस एट कांस्टेंट रेट। एक बार डैम बन गया तो उसके बाद ये लगातार एनर्जी जनरेट करता रहेगा। इफ़ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट नीडेड द
स्लाइस गेट कैन बी शट। अगर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है तो वो स्लाइस गेट को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हो रही थी वो रोक दी जाएगी। वाटर कैन बी सेव फॉर यूज अदर टाइम, और इस वाटर को हम फिर कभी जब डिमांड होगी जब हम इसको यूज कर सकते हैं। ये गेट है, इसको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद है द लेक डेट फॉर्म बिहाइंड द डैम। डैम के पीछे जब वाटर को रिजर्व रखेंगे, वहाँ पे स्टोर करके रखेंगे, वहाँ पे एक लेक जैसा ही दिखेगा हमें, बन जाएगा वो। उसको हम वाटर स्पोर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। टूरिस्ट वहाँ पे आए, वहाँ पे बोटिंग करें, ठीक है। तो उससे भी क्या है, एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। लेक्स वाटर कैन बी यूज फॉर इरिगेशन पर्पज़। ये जो पानी अगर ज़्यादा है तो इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है buildup of water in the lake means that energy can be stored until needed when the water is released to produce। जब इसकी ज़रूरत है नहीं है तब तक तो इसको लेक की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या है, जब ज़रूरत है तो वाटर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। रिन्यूएबल सोर्स है क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके डिसएडवांटेज देखिए। डिसएडवांटेजेस, डैम आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। डैम बनाना बहुत ही थोड़ा सा कॉस्टली है। दे रिक्वायर्ड ए लार्ज एरिया, इसके लिए एक लार्ज एरिया भी चाहिए। दैट द नेचुरल इन्वायरमेंट इज डिस्ट्रॉय, जिसके कारण नेचुरल इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय होता है। फ्लोरा और फ्योना वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या वो डिस्टर्ब होते हैं। उसके बाद है पीपल लिव इन द विलेज एंड टाउन दैट आर इन द वैली टू बी फ्लडेड। अगर इसके आसपास लोग रह रहे हैं, अगर ये टूट जाए तो वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, खतरे में रहेंगे वो। द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम कैन क्यूज सीरियस जियोलॉजिकल डैमेज। एक जियोलॉजिकल डैमेज का भी कारण बन सकती है, जैसे कि अभी एक न्यूज़ में भी है कि चाइना में जो डैम है उसके कारण क्या है, अर्थ की जो रोटेशन रेट है वो कम हो गई है। ये क्या जियोलॉजिकली डैमेज है। उसके बाद है विंड एनर्जी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा क्या है, वायु है, विंड है। हाई स्पीड ऑफ विंड इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो हाई स्पीड में विंड है उसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। विंड पावर इज यूज ऑफ एयर। विंड पावर जो है वो एयर को यूज कर कर बनाई जाती है। फ्लो थ्रो विंड टर्बाइन, जिसके कारण हवा के कारण ये जो टर्बाइन है ये क्या होगी, रोटेट होगी और मैकेनिकल पावर मिलेगी, यानी कि यहाँ इसको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। उसके बाद टर्न द इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये जो शाफ्ट है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर को रोटेट देगी, मोशन देगी। विंड टर्बाइन कैन ऑपरेट, विंड टर्बाइन कब चलेगी, जब 15 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड है विंड की, तभी ये काम करेगा। ए क्लस्टर ऑफ विंड मिल इज कॉल्ड विंड एनर्जी फॉर्म। और बहुत सी ऐसे विंड मिल, ये सिंगल को हम कहेंगे विंड मिल, और जब बहुत सारी विंड मिल हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, विंड एनर्जी फार्म बन जाएगा। उसके बाद देखिए एडवांटेजेस क्या इसके। इसके एडवांटेज, ये रिन्यूएबल है और सूटेबल है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन नहीं करेगा। इट कैन रिड्यूस फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, फॉसिल फ्यूल की कोई ज़रूरत नहीं है, कंजप्शन कम होगी। फ्री में है ये, कोई पैसा नहीं लगता इसका। विंड का कोई पैसा लगता है नहीं, एनर्जी फ्री है। विंड टेक्नोलॉजी बिकमिंग चीपर, सस्ता है और लो मेंटेनेंस है, कोई मेंटेनेंस का ज़्यादा खर्चा नहीं है इसका। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज क्या है, इसको बनाना जो है, इसको इंस्टॉल करना एक्सपेंसिव है, पैसा बहुत लगता है। क्यों, क्योंकि एक दो विंड मिल तो लगाएंगे नहीं, विंड फार्म लगाना पड़ेगा, विंड एनर्जी फार्म लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसका खर्चा आ जाएगा। उसके बाद ये वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा है, जैसे पक्षी हैं वो उड़ जाएंगे और इसके जो फैन के अगर उसमें बीच में आ जाते हैं तो वो मर सकते हैं, कट सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन होगी, क्योंकि इतना बड़ा अगर फैन रोटेट होगा तो नॉइज़ पोल्यूशन तो करेगा। अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम है तो ये ऑपरेट नहीं होगा। विंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड ए लार्ज एरिया, लार्ज एरिया चाहिए क्योंकि विंड एनर्जी फार्म बनाना है तो लार्ज एरिया होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े फैन है, ये विंड मिल है। उसके बाद है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ए सन।
जो एनर्जी हमें सन से मिल रही है वो क्या है, सोलर एनर्जी है। सोलर कांस्टेंट, द रेट एट विच एनर्जी रीच द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन यूजुअली टेकन टू बी 1388 वाट पर स्क्वायर मीटर। अगर हम बात करें कि सोलर कांस्टेंट क्या है, कि जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो सनलाइट आ रही है अगर उसको हम यूज करें तो पर मीटर स्क्वायर में 1388 वाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोलर एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला है सोलर कांस्टेंट इंटू में एरिया इंटू में टाइम, कितने टाइम के लिए कितने एरिया में। तो एक ये कांस्टेंट जो है सोलर कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 1.4 इंटू में 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। उसके बाद जितना एरिया आप लेंगे उसको कैलकुलेट कर दीजिए और जितने टाइम के लिए वहाँ पे एनर्जी आ रही है उसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सोलर एनर्जी यूनिट आ जाएगी। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, किलो जूल, क्योंकि एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल या किलो जूल। अब सोलर एनर्जी डिवाइस, ए डिवाइस गेट हीटेड बाय सनलाइट, ऐसे कोई भी उपकरण जो सनलाइट से हीट होंगे और उससे क्या है एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम सोलर हीटिंग डिवाइस या सोलर एनर्जी डिवाइस कहेंगे। सोलर कुकर भी क्या है, एक सोलर एनर्जी डिवाइस ही है। द सोलर कुकर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कुक फूड बाय यूटिलाइजिंग द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय सन, जो सन से जो हीट एनर्जी आ रही है उसको यूज कर कर खाना पकाने का एक डिवाइस है, एक उपकरण है, यानी कुकर है तो नाम से पता चल रहा है। इट इज़ लाइक ए हॉट बॉक्स, ये एक हॉट बॉक्स गर्म डिब्बे की तरह काम करता है। इट इज़ मोस्टली कॉमनली यूज्ड मॉडल फॉर हाउस होल्ड कुकिंग, ये घर में कुकिंग के लिए एक मोस्टली कॉमन है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, ये रिफ्लेक्टर मिरर है। रिफ्लेक्टर मिरर कौन सा है यहाँ पे, ये कनकेव है, कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है पूरी लाइट को जितनी भी रेज आ रही है उनको एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा, जितनी भी रे आएंगी वो सभी एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी, कन्वर्ज करने का काम करेगा। यहाँ पे ग्लास शीट है, कवर है, जो क्या करेगी इसको किसी भी डस्ट या पार्टिकल या इंसेक्ट से बचाएगी, इसको कवर करने का काम करेगी। आउटर बॉक्स जो है वो वुडन का भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है। इनर जो है वो ब्लैक कोटेड होगा, क्यों होगा उसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और अंदर ये कंटेनर होंगे, ये मेटल के होंगे ताकि जल्दी से गर्म हो सके। अब इसके अंदर क्या है, आउटर बॉक्स, आउटर बॉक्स अभी पढ़ा, ये किसका हो सकता है, वुड का भी हो सकता है। आउटर बॉक्स ऑफ सोलर कुकर जनरली मेड ऑफ एल्युमिनियम शीट, मेनली एल्युमिनियम शीट हो सकती है, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हो सकता है या वुड का भी हो सकता है। इनर जो है इनर बॉक्स उस क्या है, दिस इज मेड फ्रॉम एल्युमिनियम शीट, एल्युमिनियम शीट का होगा मोस्टली। इनर कुकिंग बॉक्स इज स्लाइटली स्मॉलर, ये थोड़ा सा छोटा होगा, क्यों छोटा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फिक्स हो सके। इट इज़ कोटेड विद ब्लैक पेंट, ये ब्लैक पेंट होगा ताकि ब्लैक कलर जो है वो बेस्ट एब्जॉर्बर है, वो क्या है सोलर एनर्जी को या हम कहें हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत जल्दी, इसलिए उसको ब्लैक कोटेड किया गया ताकि ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की जाए और वो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो। ग्लास क्यों है, ग्लास कवर है, वो क्या करता है स्लाइटली लार्जर द इनर बॉक्स, इनर बॉक्स से थोड़ा सा बड़ा होगा तभी तो उसको कवर करेगा, एक तरह से कवर है। इंसुलेटर, अब इनके बीच में इंसुलेटर होगा, यहाँ इनके बीच में इनर और आउटर के बीच में इंसुलेटर भरा होगा। अब ये इंसुलेटर क्यों होता है, आपने थर्मस देखा होगा, थर्मस को अगर आप तोड़ते हैं तो उसमें एक अंदर जो है एक इंसुलेटर, एक हम कहें थर्मल शीट निकलती है, वो इंसुलेटर ही है। वो किस लिए यूज की जाती है, स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर ट्रे इंक्लूडेड द बॉटम, बॉटम में भी साइड में भी एक इंसुलेटर होता है मटेरियल, वो इसलिए यूज की जाती है ताकि हीट का लॉस ना हो, क्योंकि इंसुलेटर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब जो अंदर हीट है वो इंसुलेटर जो है उसको बाहर नहीं निकलने देगा, जिसकी वजह से ये जल्दी ठंडा नहीं होगा। उसमें मिरर है, मिरर इज यूज सोलर कुकर टू इंक्रीज द रेडिएशन इनपुट ऑन द एब्जॉर्बिंग स्पेस, जहाँ पर ये क्या करता है एक फिक्स पॉइंट पे क्या है फिक्स किया जाता है, उसके बाद क्या है जितनी भी लाइट है वो क्या है एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, इंक्रीज कर देता है उसकी रेडिएशंस को। सनलाइट फॉलिंग ऑन द मिरर गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम
It can enter into the tray through a glass lid. The radiation help to quick the cooking process by rising the inside temperature. जिसके कारण क्या है, वो एक जगह इकट्ठा कर देगा जिससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो जल्दी से खाना पक जाएगा। कंटेनर इसमें रखे होंगे जिसमें खाना हम पकाएंगे। द जनरली मेड ऑफ एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील। क्यों, ये जल्दी से क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं और ये भी ब्लैक पेंटेड हो गए ताकि रेडिएशंस को आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस नो रिक्वायर ऑफ कुकिंग फ्यूल, गैस, कोई भी गैस, कैरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी, कूल वुड, किसी की जरूरत नहीं होगी। सोलर फ्री में मिलती है। उसके बाद सोलर कुकर इज ए सोलर फूड कुकड इन ए सोलर कुकर इज न्यूट्रलियस होती है। इसमें कोई भी न्यूट्रिशन जो है, वो न्यूट्रिएंट जो होंगे वो डैमेज नहीं होते, ख़राब नहीं होते या जलते नहीं हैं। सोलर कुकिंग इज़ पोल्यूशन फ्री है, सेफ़ है। वेरियस साइज़ में, जैसा आप रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग साइज़ हो सकता है इसका। इसमें आप क्या कर सकते हो, बॉइलिंग कर सकते हो, रोस्टिंग कर सकते हो। और इस पे बहुत गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं जिसके वजह से आपको सब्सिडीज़ मिलती है इसको परचेज करने पे। डिसएडवांटेजेस क्या है? एडुकेट सनशाइन, एक इसके लिए जितनी कुकिंग के लिए एक सही मात्रा में एक सही एडिक्यूट सनशाइन चाहिए, हीट चाहिए है, सन लाइट चाहिए है। टेक्स लॉन्गर टाइम, खाना पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। और ठीक है, बाकी खाना जो हम गैस पे या फ्यूल पे जो और अदर फ्यूल्स को यूज़ करके जो खाना पकाते हैं उसके मुकाबले इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। सोलर सेल क्या है? सोलर सेल ए सेल या फिर हम कहें फोटोवोल्टिक सेल इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसकी हेल्प से? फोटोवोल्टिक इफेक्ट की हेल्प से। ठीक है, और ये मेनली सिलिकॉन का ही बना हुआ होता है। इसके एडवांटेज रिन्यूएबल है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, इन्फिनाइट एनर्जी, जितनी मर्जी अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ ऑयल और फॉसिल फ्यूल पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है? लो प्रोडक्शन इन द विंटर मंथ, जब सर्दियाँ होंगी या क्लाउडी डे होंगे तो ये एक एडिक्वेट अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। डिवाइस डेट रन ऑन डीसी पावर डायरेक्टली आर मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि ये डीसी पावर जनरेट करता है तो ये क्या है, मोर एक्सपेंसिव होता है। सोलर एनर्जी पावर एट नाइट, नो एनर्जी पावर एट नाइट, रात को सोलर एनर्जी नहीं होती या सनलाइट नहीं होती जिसके कारण ये रात को काम नहीं करेगा। उसके बाद सोलर पैनल क्या होता है? ए सोलर सेल पैनल कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल। जब सोलर सेल, बहुत ज़्यादा सोलर सेल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाते हैं तो वो एक पैटर्न में जोड़ दिए जाते हैं, उसको हम सोलर पैनल कहते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है बायोमास एनर्जी। द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज एंड द वेस्ट मटेरियल ऑफ द एनिमल आर कॉल्ड बायोमास। बायोमास क्या है कि कोई भी प्लांट है, एनिमल ट्रीज है, उसका कोई भी डेड पार्ट है या एनिमल वेस्टेज है या किचन वेस्टेज है, वो क्या एक बायोमास है। ये क्या हो सकता है? वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट है, एनिमल डग है, ये हो सकते हैं। अच्छा, ये क्या एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायो एनर्जी क्या है? बायो एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द बायोमास। बायोमास से जो एनर्जी बनती है उसको हम बायो एनर्जी कहेंगे। बायो एनर्जी, बायोमास एज ए फ्यूल, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं? अलो इट टू ड्राई आउट, एक तो हम इसको सुखा दें, बायोमास को सुखा दें सनलाइट में और इसको जला लें। जैसे आपने हम कहीं एनिमल डग केक होता है, ठीक है, उपले वगैरह, उसको सुखा के जला लिए जाते हैं। और एक क्या है, हम गैस प्रोड्यूस कर ले, उस गैस को यूज कर ले। तो दो तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे बायोगैस को पढ़ेंगे। बायोगैस इज द मिक्सर ऑफ गैसेज, ये भी बहुत सी गैसेज का मिक्सर है। विच प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वाटर की तो प्रेजेंस में बनता है लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोड्यूस की जाती है। बायोगैस इज ए मिक्सर ऑफ, ये किस चीज़ ये मिक्सर है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब इन चीज़ों की है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। मेजर जो कॉन्स्टिट्यूट है, ज़्यादातर जो है, ज़्यादा अमाउंट में क्या है, मीथेन ही होती है। बायोगैस इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये प्लांट कैसे काम करता है देखिए। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए डोम लाइक स्ट्रक्चर। देखिए एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज स्लग्स, काओ डग्स एक्सेट्रा, जो भी है डेड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्रीज है, वो क्या है, मिक्सड विद ए वाटर, जो मिक्स वाटर के साथ मिक्स कर कर फैड टू द डाइजेस्टर थ्रू द इनलेट। इनलेट के थ्रू क्या है, यहाँ से क्या है, ये मिक्सर टैंक है, यहाँ पे मिक्स कर कर यहाँ पे इस कहाँ पर चला जाता है, डाइजेस्टर पे। ये डाइजेस्टर है, ये वाला, ये डाइजेस्टर पे आ जाएगा, इसमें डाल दिया जाएगा। द डाइजेस्टर इज ए सील्ड चैम्बर, ये एक सील्ड चैम्बर है, और यहाँ पे एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि अब्सेंस ऑफ एयर में या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑर्गेनिक मैटर टेक प्लेस आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद द ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली डिकम्पोज टू जनरेट ए गैस। और कुछ टाइम बाद ये क्या है, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमने इसमें डाला था वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा और बहुत सी गैसेज यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। और वो गैसेज क्या होंगी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। दीज गैस आर देन ड्रोन थ्रू ए पाइप, और ये गैस फिर है इस पाइप के थ्रू क्या है, बाहर निकाली जाएगी या सप्लाई की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन चैनल। ये डिसेंट्रलाइजेशन चैनल से ये, और नियर बाय सेंटर फॉर यूज़, और ये भेज दी जाएगी एक नेटवर्क के रूप में, एक पाइप के थ्रू क्या है, आसपास के सेंटर्स में, और वहाँ पे यूज़ कर ली जाएगी। अच्छा, अब जो ऐसा तो नहीं कि सारा डिकम्पोज हो गया, कुछ जो डिकम्पोज नहीं हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा इस चैम्बर में, और यहाँ पर वो उस चीज़ को हम एज ए मैनोर या फर्टिलाइज़र जो है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं खेतों में। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है, कोई पॉल्यूशन नहीं, रिड्यूस लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है। लैंड फिलिंग क्या होती है, जब कोई ऐसा वेस्टेज होता है तो वो क्या किया जाता है, ज़मीन में गड्ढा कर कर वहाँ पर भर दिया जाता है, और भरने के बाद वहाँ पर अब कोई भी उपजाऊ नहीं ज़मीन रहेगी ये, तो उस चीज़ को भी ये रिड्यूस करता है। चीप पर है टेक्नोलॉजी, सस्ती है, और जनरेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी देगी, लोगों को काम भी देगी, और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। डिसएडवांटेज क्या है, नो एफिशिएंट ऑन ए लार्ज स्केल पे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है। कंटेंस इम्प्योरिटीज़, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। और अनस्टेबल एंड हैजर्ड्स, ये एक अनस्टेबल है, यानी कि स्टेबल नहीं है, और हैजर्ड्स का मतलब है अगर ये फट जाए तो एक जहरीली गैस भी प्रोड्यूस कर सकता है, और जिसके कारण वहाँ पे एक तरह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब बात करें एनर्जी फ्रॉम सी। अब सी से, समुद्रों से एनर्जी हमें तीन तरह से मिलेगी, एक तो टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, और ओटी यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। सबसे पहले देखिए टाइडल एनर्जी, एवरीडे मूवमेंट ऑफ वाटर लेवल अलोंग द कोस्ट, यानी कोस्ट यानी कि कोस्टल एरिया जो है, वहाँ पर क्या है, जो एवरीडे जो मूवमेंट होता है पानी में, जो लहरें चलती रहती है, द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द राइजिंग, और ये लहरें जो ऊपर उठती हैं और नीचे वापसी आ रही है, फॉल हो रही है, ये क्या टाइडल्स होती है, लहरें, ठीक है, यानी कि छोटी लहरें, बड़ी लहरें नहीं, ये छोटी ही हैं, ठीक है, टाइडल्स, जिसके कारण क्या है, ये टरबाइन रोटेट होगी, और टरबाइन, ये यहाँ पे टरबाइन जैसे ये आएगी, जिस ये टरबाइन रोटेट होगी, और टरबाइन रोटेट होकर यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से टरबाइन है, कुछ कुछ इस तरह से टरबाइन लगाई हुई है, ये रोटेट होंगी टाइडल्स के कारण, और फिर ये जनरेटर को रोटेट करेंगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एडवांटेजेस क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पोल्यूशन फ्री है, कोई लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइडल, इसको इंस्टॉल करना कॉस्टली है, क्योंकि समुद्र के अंदर इंस्टॉल करना है। उसके बाद वेरी फ्यू आइडियल लोकेशन, बहुत ही कम जगह ये कामयाब हो पाता है, क्योंकि टाइडल्स हर जगह प्रॉपर नहीं होती जितनी इसको ज़रूरत है। इन्फ्लुएंस एक्वेटिक लाइफ एडवर्सली एंड कैन
डिसरप्ट माइग्रेशन ऑफ फिश, यानी कि इससे क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ पे भी अफेक्ट आता है, क्योंकि इन टर्बाइंस के अगर बीच में आ गए तो वो क्या है, मर जाएंगे, और जिसके कारण क्या है, मछलियाँ वहाँ से माइग्रेट हो जाती हैं। माइग्रेट मीन्स वहाँ से छोड़कर और कहीं चली जाती हैं। उसके बाद है वेव एनर्जी। वेव आर प्रोड्यूस बाय स्ट्रॉन्ग विंड, जब तेज हवाएं चलती है उससे जो लहरें उठती हैं उसको हम वेव्स कहते हैं। एनर्जी पोस्ड बाय ओशियन वेव इज कॉल्ड वेव एनर्जी, और इन्हीं वेव से जो एनर्जी बनती है वो ओशियन एनर्जी यानी कि वेव एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी ऐसे ही टर्बाइंस डाली जाएंगी, और वो टर्बाइंस जो है बड़ी लहरों के कारण जो रोटेशन आएंगी उसमें, उससे जो एनर्जी बनेगी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्लीन एंड ग्रीन है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, रिन्यूएबल है, और कोई भी इसमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वेव से चलती है, और कोई पोल्यूशन नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, इंस्टॉलेशन कॉस्टली है, मैराइन लाइफ इम्पैक्ट होती है, यानी कि मछलियों जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर अफेक्ट आएगा। सी यूजेज रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पे समुद्र का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे, और नॉइस होगी, नॉइस प्रोड्यूस होगी वहाँ पे। ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी स्टोर इन द ओशियन इन द फॉर्म ऑफ हीट। सोलर एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में ओशियन में स्टोर की जाती है, उसी को हम ओशियन थर्मल एनर्जी कहेंगे। थर्मल मीन्स हीट। इट यूजेज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कूलर डीप एंड वार्मर सरफेस। ये समुद्र का जो सरफेस होता है यहाँ पे जो है सनलाइट के कारण यहाँ पे टेम्परेचर वार्मर होता है, गर्म होता है, और जितनी गहराई में जाएंगे वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कूलर होता है, ठंडा होता है। और इन्हीं जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, उसी को यूज कर कर क्या है, एक सी वाटर टू रन ए हीट इंजन, जिस इसको यूज कर कर हीट इंजन ऑपरेट किया जाता है, और उसी से क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। देखिए कैसे होता है, यहाँ से देखिए यहाँ पे एक इवेपोरेटर लगा हुआ है, जो ये वार्मर जो वार्मर सरफेस है सी वाटर का, इसको यूज़ कर कर क्या है, यहाँ स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, और स्टीम प्रोड्यूस कर कर यहाँ से क्या है, ये इस टरबाइन को रोटेट करेंगे। इस टरबाइन को रोटेट करने के बाद ये जो है ये यहाँ पर कंडेंसर के पास आएगा। कंडेंसर क्या करेगा, इस स्टीम को वापसी ठंडा करेगा, और ये फिर यहाँ से होते हुए वापसी इसमें आ जाए, फिर से गर्म करेगा इस वार्मर सरफेस का यूज़ कर कर। इस तरह से ये चलता है। अच्छा, वार्मर सी वाटर एंड द कोल्ड सी वाटर आर पंप टू द इवेपोरेटर एंड कंडेंसर। ये क्या है, जो वार्म सी वाटर और कोल्ड सी वाटर है, ये क्या है, पंप किया जाता है कहाँ पर, इवेपोरेटर और कंडेंसर के पास। द कोल्ड वर्किंग फ्लूइड इज पंप टू द इवेपोरेटर, और ये ठंडा जो पानी है ये पंप के थ्रू क्या है, इवेपोरेटर के पास आ रहा है। द इवेपोरेटर यूज द वार्मर सी, और ये इवेपोरेटर क्या है, इस गर्म पानी को यूज कर कर इस वाटर को इवेपोरेशन करेगा, और इवेपोरेशन वेपर्स रोटेट द टरबाइन, और वो वेपर्स क्या है उस टरबाइन को रोटेट करेंगे और एनर्जी जनरेट होगी। वेपर देन एंटर द कंडेंसर, कंडेंसर के पास जाएंगे, और कोल्ड सी वाटर क्या करेगा, उसको ठंडा कर देगा, वापसी फ्लूइड में कन्वर्ट कर देगा, और वही फ्लूइड पंप कर दिया जाएगा वापसी उसी साइकिल को रिपीट करने के लिए। एडवांटेजेस क्या है, रिन्यूएबल है, क्लीन है, इको फ्रेंडली है, और मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट है इसको मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है। ईजियर टू असेस, चलाना आसान है, इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है ऑपरेट करना। डिसएडवांटेजेस क्या है, मोर एक्सपेंसिव, इंस्टॉल करना मोर एक्सपेंसिव है। उसके बाद है पाइप को डैमेज कोरल रीफ, यानी कि पाइप्स भी डैमेज हो सकती हैं। लेस एफिशिएंट देन कोयल, कोयल से लेस एफिशिएंट है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती यहाँ पे। उसके बाद है स्पेस रिक्वायरमेंट, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी, और रिक्वायर है हाई वोल्टेज की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी फ्रॉम ए हॉट रॉक प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, जो अर्थ के अंदर जो गर्म पत्थर है उनकी हीट को यूज कर कर जियोथर्मल एनर्जी यानी कि ऑपरेट किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, और ये टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वहाँ पे ये काम करता है, और उन एरिया को हम हॉट स्पॉट कहते हैं।
अच्छा, अब एडवांटेजेस क्या है इसके? एडवांटेज रिन्यूएबल है, कोई पोल्यूशन नहीं है, इको फ्रेंडली है, कोई वेस्टेज नहीं है। उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। उसके बाद जियोथर्मल पावर डज नॉट ऑक्यूपाई टू मच स्पेस, इसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। हेल्प इन प्रोटेक्टिंग नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को यहाँ से इससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? फ्यू ही साइट को कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि ये हमें जियोथर्मल एनर्जी जो है वो सक्सेस हो। ऑलवेज ए डेंजर ऑफ वॉल्केनो, वहाँ पे खतरा रहता है कि ज्वालामुखी फटने का। इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि जितनी हम वहाँ पे अमाउंट एनर्जी हमें चाहिए उतनी मिले, ऐसा कोई नहीं है। उसके बाद इट में रिलीज सम हार्म पॉइजनस गैस, कुछ वहाँ इतनी ज़्यादा टेम्परेचर की हार्मफुल पॉइजनस गैस भी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। होल्स होते हैं उसके अंदर, छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं अर्थ में, जिसके कारण क्या है वहाँ पे एस्केप थ्रो द होल्स, उन होल्स से जो निकलती है वहाँ पे ड्रिलिंग की जाती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो वहाँ पे ड्रिलिंग तो होगी, उसमें छेद तो करने पड़ेंगे, और जिनसे बहुत ही जहरीली गैस निकलती है और जिसके बहुत ही खतरनाक साबित होती है वो। अब न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर के रिएक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे। द न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज मेनली इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये भी हीट की फॉर्म में ही होती है, जिसको हम एटॉमिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो दो तरह से है, एक न्यूक्लियर फिजन हम पढ़ेंगे, एक न्यूक्लियर फ्यूजन हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी मेजर इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में इसको मेजर किया जाएगा, या हम कह सकते हैं ऐसा यूनिट है ये इसकी। 1 इलेक्ट्रो वोल्ट मीन्स 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 जूल, ये एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। ए बिगर यूनिट, अगर बड़ी यूनिट की बात करें तो मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट होगी, MEV, और 1 मेगावोल्ट इलेक्ट्रो वोल्ट मीन्स 10⁻6 इलेक्ट्रोवोल्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं 1.6 इंटू में 10⁻⁻13 जूल। उसके बाद देखिए न्यूक्लियर फिजन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजन क्या है? द वर्ड द हैवी न्यूक्लियर ऑफ द रेडिएक्टिव एटम, ऐसे रेडिएक्टिव एटम्स जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये स्प्लिट अप इनटू ए स्मॉल न्यूक्ली, और ये जो हैवी न्यूक्ली हैं ये छोटे छोटे न्यूक्ली में स्प्लिट या टूट जाएं व्हेन बॉम्बर्ड विद लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक बॉम्बर्ड मतलब बम की तरह फटना शुरू हो जाएं, छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएं, उसको हम न्यूक्लियर फिजन कहेंगे। यानी कि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो ये हैवी न्यूक्लियस है वो स्मॉल न्यूक्ली में टूट जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है अब देखिए when यूरेनियम एटम आर bombarded with small moving न्यूट्रॉन, एक स्मॉल मूविंग न्यूट्रॉन के कारण ये जो बॉम्बर्डेड हो रहा है यानी कि ये फट रहे हैं, द हैवी यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक अप टू प्रोड्यूस ए 2 मीडियम वेट एटम, ये एक हैवी एटम क्या है, ये 2 मीडियम एटम बनाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए ये एक न्यूट्रॉन की तरह मूविंग न्यूट्रॉन की हेल्प से क्या है, ये एक हैवी, इसने 2 न्यूट्रॉन बनाए, 2 एटम बना दिए छोटे छोटे, स्प्लिट हो गया ना, ये टूट गया। उसके बाद फिर क्या हो गए, ये न्यूट्रॉन फिर क्या करेंगे, इनको 2 में ब्रेक डाउन करेंगे, इसको 2 में कर देंगे, इधर से 2 में कर देंगे, ये आगे से आगे ऐसे टूटते जाएंगे। और ये क्या है, वेट बैरियम एंड क्रिप्टम, ये बैरियम और क्रिप्टम के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे विद द एमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन, और 3 न्यूट्रॉन बना देंगे ये। उसके बाद ए ट्राइमेंड्रियस एटम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फिजन, इस फिजन के कारण, ये स्प्लिट होने के कारण, किसके, यूरेनियम के स्प्लिट होने के कारण बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और ये एनर्जी यूज की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसी को हम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये इन्होंने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद फिर से ये टूट जाएंगे, आगे से आगे ऐसे टूटते जाएंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट देखिए कैसे काम करता है।
यहाँ पे ये क्या है, ये इसको कहते हैं, हम कह सकते हैं चैम्बर है ये एक, ठीक है, रिएक्टर है ये रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होगी किसकी, यूरेनियम की, या कोई भी रेडियो एक्टिव फ्यूल है, यूरेनियम फ्यूल है ये। और ये जो ब्लैक रोड है ये क्या है, बोरोन की रोड है। इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये डॉटेड, ये क्या है, ग्रेफाइट कोड है जो मॉडरेटर का काम करेगा। और ये बोरोन जो है रोड, कंट्रोल रोड का काम करेगा। और यूरेनियम क्या है, फ्यूल का काम करेगा। ये मॉडरेटर क्या होता है, कंट्रोल रोड क्या होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये कंक्रीट का चैम्बर है जो, जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहें। ये न्यूक्लियर रिएक्टर अंदर वाला हो गया, और बाहर जो है ये कंक्रीट का चैम्बर है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो ग्रेफाइट है ये हीट होते हुए, ये इसके अंदर सोडियम है, सोडियम भरा हुआ है, ये लिक्विड सोडियम है। जैसे ये क्या होगा, ये गर्म होगा, रिएक्शन होगी तो एक हाई अमाउंट की हीट निकलेगी, वो क्या करेगी, इस सोडियम को गर्म करेगी। और ऐसे ही ये सोडियम इसके अंदर से गर्म होकर जाएगा तो इसके अंदर वाटर जो है वो क्या है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद ये स्टीम जो है टरबाइन को रोटेट करेगी, और यहाँ से जनरेटर को रोटेशन मिल जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। अब ये स्टीम यहाँ पे जाएगी, यहाँ पर क्या है, कुल एक तरह से कंडेंसर लगा हुआ है जो वाटर को क्या करेगा, ठंडा कर देगा। और यहाँ से जैसे ठंडा पानी आएगा ये इस सोडियम को भी ठंडा कर देगा, और ये वापसी लिक्विड सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ आएगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी तरह ये काम करता है। इसकी थ्योरी हम पढ़ते हैं, देखिए। इसकी थ्योरी देखिए, करते हैं स्टार्ट। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम, इसमें हम यूरेनियम को एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, इज कैरिड आउट इन ए स्टील प्रेशर वेसल, यानी रिएक्टर के अंदर इसको हम लोड कर रहे हैं। यूरेनियम रोड आर इंसर्टेड इन ए कोर मेड ग्रेफाइट ब्लॉक्स इनसाइड द रिएक्टर। रिएक्टर के अंदर क्या है, ये ग्रेफाइट जो है कोर, इसके अंदर क्या है, यूरेनियम को हमने इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है, ग्रेफाइट इज ए मॉडरेटर, इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन टू मेक देम फिट फॉर क्यूजिंग द फ्यूजन। ये मॉडरेटर क्या करेगा, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होंगे उन न्यूट्रॉन की जो है स्पीड को कम कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, मॉडरेट कर देगा उस स्पीड को, ताकि यहाँ पे जितनी हमें फ्यूजन की एक तरह से हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए फ्यूजन के लिए, उतनी ही हीट प्रोड्यूस हो। ये क्या है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने देगा, जो हमारे इसके लिए फिट हो। इन बिटवीन यूरेनियम रोड इंसर्ट ए बोरोन रोड, इसके बीच में यहाँ देखिए ये बोरोन रोड इसमें यूज़ की गई है। बोरोन रोड आर कॉल्ड ए कंट्रोल रोड, इसको कंट्रोल रोड कहते हैं, बिकॉज दे एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन एंड प्रिवेंट द फ्यूजन। ये क्या है, ये क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रॉन है यहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होंगे, एक्सेस न्यूट्रॉन, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और प्रिवेंट द फ्यूजन, इसको फ्यूजन से बचाएगा, ताकि ऑन गोइंग द कंट्रोल, जो रिएक्शन जो है वो कंट्रोल में रहे, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। द रिएक्टर इज एनक्लोज इन ए कंक्रीट चैम्बर, कंक्रीट चैम्बर में इसको बंद किया गया है, हैविंग ए थिक वॉल टू एब्जॉर्ब द न्यूक्लियर रेडिएशंस, ताकि ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो ये रेडिएशंस निकालेंगे, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जा सके, और जो इस चैम्बर से बाहर रेडिएशंस ना निकले, जिसका आउटर इन्वायरमेंट में कोई इफेक्ट ना हो। लिक्विड सोडियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड एज ए कूलेंट, यहाँ पे हम लिक्विड सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी एज ए कूलेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा कर रहा है ना, इसको बार बार यहाँ से जो है एक्सेसिव हीट को ये कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे गर्म सोडियम जाएगा, हॉट सोडियम, और फिर से ये ठंडा होकर यहाँ पे ठंडा आएगा, तो ये क्या है, इसके कूलेंट का काम कर रहा है, जो कूलेंट काम कर रहा है ये। उसके बाद है कूलेंट टू द ट्रांसफर द हीट प्रोड्यूस इन द रिएक्टर बाय फ्यूजन टू हीट एक्सचेंजर और बॉयलर
फॉर कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम, जो है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। सोडियम एब्जॉर्ब द हीट ऑफ रेडिएटर एंड पास इनटू द कॉइल ऑफ हीट एक्सचेंजर, ये हीट एक्सचेंजर के पास जाएगा जिसमें क्या है, वाटर भरा हुआ है। वाटर एब्जॉर्ब द हीट, वाटर जो है इस सोडियम की हीट को एब्जॉर्ब कर कर खुद गर्म हो जाएगा और हॉट सोडियम कन्वर्ट एंड बॉयल टू फॉर्म ए स्टीम, और वो क्या है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। द प्रेशर ऑफ द स्टीम मेक द टर्बाइन रोटेशन, और इस प्रेशर के कारण टर्बाइन रोटेट करेगी। द शाफ्ट ऑफ टर्बाइन कनेक्टेड टू द जनरेटर, और जो जनरेटर से शाफ्ट कनेक्टेड है वो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। इस तरह से ये काम करेगा। देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब एंड एटम बॉम्ब, ए बॉम्ब दैट यूज न्यूक्लियर एनर्जी टू एक्यूज एंड एक्सप्लोजिव, यानी कि ऐसा बॉम्ब जो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करता है एक्सप्लोजिव के लिए, धमाके के लिए या ब्लास्ट के लिए। द हाईली डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन, जो यानी कि हाईली डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब है वो बेस्ड होता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे। ये क्या है, इसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का यूज़ होता है। ऑन अगस्त 6 1945 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू जो कि 1931 से 45 में हुआ, अमेरिका B-29 बॉम्बर ड्रॉप द वर्ल्ड फर्स्ट डिप्लॉयड एटॉमिक बॉम्ब ओवर द जापान सिटी हिरोशिमा। हिरोशिमा पे इन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया, एटॉमिक बॉम्ब वहाँ पे डाल दिया। एक्सप्लोजन वाइपर्स अबाउट 90% ऑफ द सिटी एंड इमीडिएटली किल 80,000 peoples, 10 of the 1,000 more would later die of radiation expose, यानी कि वहाँ पर 90% लोग जो है वो मारे गए, लगभग 80,000 लोग इमीडिएटली उसी टाइम ऑन द स्पॉट मर गए और 10,000 के आसपास बाद में मर गए रेडिएशंस के कारण। 3 days लेटर, 3 दिन बाद, ए सेकेंड B-29 ड्रॉपर, यानी कि अगले 3 दिन बाद ही क्या है, दूसरा बम डाला गया। कहाँ पर, जापान की सिटी नागासाकी पे, और वहाँ पर एस्टिमेटेड 40,000 पीपल मारे गए। जापान एम्प्लॉयर हिरोहितो अनाउंस हिज कंट्री अनकंडीशनल सरेंडर इन, तो वहाँ के जो एम्पायर है, जो वहाँ के साम्राज्य राजा थे, उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया। कब, 15 अगस्त को। सीटिंग द डिवास्टिंग पावर ऑफ ए न्यू एंड मोस्ट बॉम्ब, यानी कि एक तरह से एक बहुत ही भयानक जो है वो दृश्य रहा। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशंस जो है वो आइंस्टाइन ने दिया। आइंस्टाइन सेड दैट मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, इन्होंने कहा मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है। E इज इक्वल टू में mc²। E क्या एनर्जी, m क्या मास और c क्या स्पीड ऑफ लाइट। कॉमन यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, कॉमन यूनिट क्या एनर्जी की, जूल है। बट द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी निकलती है उसको हम जूल में मेज़र नहीं करते, उसको हम इलेक्ट्रोवोल्ट में मेज़र करते, या फिर हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में इसको मेज़र करते हैं। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट 1.602 इंटू में 10⁻19 जूल है। 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट 1.602 इंटू में 10⁻−13 जूल है। और 1 यू यानी कि एटॉमिक मास जो है वो होता है 1.492 इंटू में 10⁻−10 जूल। तो 1 यू हम कह सकते हैं कितना हो गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना हो गया, 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, द वर्ड फ्यूजन मीन्स टू जॉइन, फ्यूजन का मतलब जुड़ना। द प्रोसेस इन विच टू न्यूक्ली ऑफ लाइट एलिमेंट, यानी कि जो हल्के एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन है वो कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, और जुड़कर वो एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे जैसे हीलियम, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है 2 लाइट न्यूक्लियस में, और ये क्या है, ये इसमें इसका रिवर्स होता है कि 2 लाइट न्यूक्ली ज्वाइन होते हैं एक हैवी न्यूक्लियर में। उसके बाद द कंडीशंस नीडेड फॉर क्राइंग आउट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस मिलियन ऑफ द डिग्री ऑफ टेम्परेचर, जब ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा
टेम्परेचर रिलीज होता है, टेम्परेचर वहाँ बढ़ जाता है, मिलियन ऑफ द पास्कल प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। फ्यूजन प्रोसेस जस्ट द अपोजिट ऑफ द फिजन, फिजन का अपोजिट है। द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन हैज़ नॉट बीन कंट्रोल सो फार। ये क्या है, ये आसानी से कंट्रोल नहीं होती है, फ्यूजन कंट्रोल नहीं होता, फ्यूजन फिर भी कंट्रोल हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, देखिए ऐसे ही दो हाइड्रोजन मिलकर क्या है, एक न्यूक्लियर हीलियम बन जाता है और उसके बाद न्यूट्रॉन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बम इसी के ऊपर काम करता है। एंड इमेजली powerful bomb whose destructive power comes from the rapid release of energy during the nuclear fusion of isotope of hydrogen। हाइड्रोजन के आइसोटोप यूज किए जाते हैं, कौन से, ड्यूटेरियम और ट्राइटोरियम इसमें यूज किए जाते हैं। यूजिंग एन एटम बम एज ए ट्रिगर, ये इसमें एज ए ट्रिगर काम करते हैं, जैसे उसमें ट्रिगर के काम न्यूक्लियर वो न्यूट्रॉन कर रहा था, इसमें ये न्यूक्लियस जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये एज ए ट्रिगर काम करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। ये टेम्परेचर 10⁻7 डिग्री तक ये क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे पहुँच जाता है। द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी, सन के अंदर जो एनर्जी है, जो हीट है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, हीट एंड लाइट ड्राइव इट्स एनर्जी फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर इनटू द हीलियम। यानी कि न्यूक्लियर ये जो फ्यूजन के ऊपर ही क्या है, वहाँ पे ये न्यूक्लियर फ्यूजन ही प्रोसेस के बेस पे वो काम करता है। ठीक है, स्टार में भी क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है, उसमें भी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखिए इनके न्यूक्लियर एनर्जी के, लार्ज अमाउंट में है, एनर्जी रिलीज होती है, नो नीड फॉर पुटिंग न्यूक्लियर फ्यूल अगेन एंड अगेन, बार बार न्यूक्लियर फ्यूल को इसमें हमें लोड नहीं करना पड़ता है, एक बार लोड करने के बाद काफ़ी टाइम तक ये यूज़ होता है। नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैस, कोई हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं होती। डिसएडवांटेज इसके हाई कॉस्ट, इसको इंस्टॉल करने के लिए हाई कॉस्ट, ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि बहुत ही सावधानी रखनी होती है। अगर लीकेज हो जाए रेडियो एक्टिव मटेरियल का तो बहुत ही खतरनाक साबित होगा। और डीकम्पोज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव वेस्ट बनता है उसको डीकम्पोज भी करना एक तरह से बहुत ही खतरनाक होता है, डिसएडवांटेज है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट। ओके, थैंक यू।